विलंब हुआ उसके इलेक्शन में। विलंब क्यों हुआ वो भी बता दें। विलंब इसलिए हुआ कि देश में आज एक मेला चल रहा है। पिछले 8 साल देश में बेरोजगारी का मेला चल रहा था, वो किसी को नहीं दिखा। आज मोदी जी ने एक मेला निकाला है, रोजगार मेले का नाम दिया उसने। हर चीज में एक तमाशा करना। कोविड हो तो तमाशा, कोविड से लोग मर रहे थे तब भी तमाशा, लोग बेरोजगारी में हाय तौबा मची हुई है पूरे देश में, फिर तमाशा। इस देश ने सरकार चुनी है, तमाशबीन नहीं चुने। ये तो धन्यवाद है भारत जोड़ो यात्रा को कि बेरोजगारी शब्द नागपुर वालों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हां बेरोजगारी है, नहीं तो आंखें बंद थी सबकी, कान बंद थे सबके। और प्रधानमंत्री जी को भी समझ में आया कि बेरोजगारी वाकई एक मुद्दा है। इतना बड़ा मेला, कितनी नौकरियां? 75,000। वादा क्या किया था? अगर वादे पे हम जाएं तो 16 करोड़ नौकरियां पिछले 8 साल में मिलनी थी, उसका हिसाब दे देते मेला शुरू होने से पहले। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए यूपीए के वक्त नौकरियों का हिसाब किताब दे रहा हूं। हम लोग डरते नहीं हिसाब किताब देने से। और दीपावली के वक्त लेखा जोखा हमारे सांस्कृतिक परंपरा है, सारा बही खाता सामने रखना चाहिए, मोदी जी को भी रखना चाहिए, हम रख रहे हैं। एसएससी के 68 से 69,000 नौकरियां प्रति वर्ष मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिलती थी। ये पब्लिक नॉलेज है, सब सार्वजनिक आंकड़े हैं, कहीं छिपाने वाली बात नहीं। यूपीएससी के 20,000 नौकरियां प्रति एक साल में, 20,000 यूपीएससी, 68 से 69,000 एसएससी, 30 से 35,000 रेलवे, बैंकिंग में 50,000 नौकरियां एक साल में मिलती थी, डिफेंस में 1.5 लाख नौकरियां प्रति वर्ष मिलती थी। अभी इसी जून 2022 को मोदी जी के 4 मंत्री, वैसे मोदी जी के मंत्री सुबह से शाम तक कुछ करते नहीं है, बोला और उनको जवाब देना, उन पे हमला बोलना, और कोई काम नहीं मोदी जी के कैबिनेट का। लेकिन इस जून में मोदी जी के 4 मंत्री आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि मोदी जी तो करते नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जून 2023 तक 10 लाख नौकरियां देंगे। आज क्या है जी? अक्टूबर खत्म हो रहा है, 6 से 7 महीने बचे हैं इस वादे में। आज मोदी जी ने भाषण में कह दिया दिसंबर 2023 तक 10 लाख, वो भी समय आगे बढ़ गया, धीरे धीरे 2025 तक ले जाएंगे बात, तब वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी ये हिसाब तो दीजिए। 75,000 नौकरियां देकर, मेला लगाकर, और ये नौकरियों के बारे में भी बता दूं आपको, इन सबका रिजल्ट कब आया साहब? आप पूछते हैं, वो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। रिजल्ट 3 महीने पहले आया, 4 महीने पहले आया, 6 महीने पहले आया, आपने रोक लिया कि चुनाव आए गुजरात में और हिमाचल में और फिर मेला करें, तमाशा करें और बोले दिल्ली जी नौकरी ले लीजिए। वो बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं, उनकी पूरी जीवन के निर्णय इस अपॉइंटमेंट लेटर पर आधारित होते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, शादी करेंगे, घर बनाएंगे, अपना परिवार को आगे बढ़ाएंगे, सब आपके इस तमाशे की इंतजार कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। क्यों? हम ये भूल जाते हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक बताता था, वो अपने आप को राजा मानता है। अब तो वो मुंह से प्रधान सेवक शब्द बोलते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। ये क्या राजा रजवाड़ों का राज चल रहा है? जब मैं कहूंगा तभी अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, भले उसमें 6 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, लेकिन चुनाव के पहले नाटक करना है। ये एक लोकशाही है। लोकशाही में आप अपने आप को कुछ भी माने, आप हैं जनता के सेवक। एक वोट पे आपको जनता बाहर कर देगी।
उस जनता को, उस नौजवान पीढ़ी को आप मजाक में एक तरह से उसका जीवन बर्बाद कर। अडवाणी जी ठीक कहते थे, हम उनकी बातों से बिल्कुल सहमत कभी नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था अपने चेले के लिए, ये इवेंट मैनेजर है। आप करिए इवेंट, जो करना है करिए, सरकारी खर्चा है, सरकारी पैसा है, बर्बाद करिए, जनता देख रही, लेकिन नौजवान का जीवन तबाह करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। मैं आ रहा था, गुजराती में लिखा है लेकिन मैं पढ़ लेता हूं, गुजराती समझ लेता हूं। भाजपा नेता के कॉलेज से पेपर लीक हुआ, एफएसएल रिपोर्ट। ये आपने नौजवान की हालत कर दी इस देश में। देखिए, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा गुजराती में, आप लोग तो सब पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरह देख लीजिए। भाजपा नेता ने कॉलेज माथी पेपर लीक था, यानी ये एफएसएल रिपोर्ट है। इतनी प्यारी भाषा है तो सीखना तो चाहिए ना, ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी, आलोक भाई भी हैं, और हिरेन भाई और पार्थिव भाई सिखा नहीं रहे, अब क्या करें। लेकिन ये बात एमएसएमई सिर्फ इस जून में, ये जो अभी जून गया, 1.25 लाख नौकरियां छीन ली लोगों से। 1.25 करोड़, माफ कीजिए, 1 करोड़ 25 लाख नौकरियां छीन ली। एमएसएमई सेक्टर तबाह हो गया। करें ना मेला, उसके बारे में भी एक इवेंट कर दें, लोगों से बोले साहब बैंड बाजा बजाइए, आप अपनी तबाही पे अपना नाचिए। ये क्या हाल बना दिया है इस देश का, इस प्रदेश का, यहां के नौजवान लोगों का। तो आप लोगों के माध्यम से हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल 10 लाख नौकरियों पर है जो आपके मंत्रियों ने वादा किया था। वो सवाल 1.25 करोड़ नौकरियों पर है जो छीन ली गई है। वो सवाल 4-4, 6-6 महीने से जो आपने रिजल्ट रोक दिया आज के तमाशे के लिए, उस पर है। वो सवाल 16 करोड़ नौकरियां जो आपने वादा किया था और नहीं दी थी, उस पर है। वो सवाल एमएसएमई सेक्टर की तबाही पर है। ये तमाम सवाल का हिसाब किताब दीपावली पर आपको बही खाता खोलना होगा, सबके सामने रखना होगा। मेक इन इंडिया कहते हैं, पूछिए अहमदाबाद मेट्रो के डब्बे कहां से बन कर आए, पूछिए ना, इंडिया से बने हैं। मेक इन इंडिया सिर्फ इनके नारे हैं, कोमलम में जो नारे बनते हैं उसके अलावा मेक इन इंडिया कुछ नहीं है। मजाक बना दिया इन्होंने मेक इन इंडिया। आयात निर्यात का आंकड़ा देखिए चीन से, आंकड़ा देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। 60% इंपोर्ट बढ़ा है चीन से। कैसे बढ़ गया, मेक इन इंडिया हो रहा है तो बताइए। और चीन को तो आप लाल आंखें दिखा रहे थे, ऐप बैन कर रहे थे, ये फिर कैसे इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। और हमारे वक्त के आंकड़ों से तुलना कीजिए। ये लाल आंख क्योंकि आप 18 घंटे जागते हो, अगले तमाशे की प्लानिंग करते हो, नींद कम करते हो, ये लाल आंख इसलिए है। चुनाव से आगे भी जिंदगी है। चुनाव जीतने के बाद आगे की जिंदगी जो सरकार में आता है उसकी एक ही काम होता है कि वो अपने वादे पूरे करे। हम चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को कि इस देश के नौजवान के साथ बैठें, मीडिया को सामने बुलाएं, हमें नहीं बुलाना मत बुलाइए, और जरा चर्चा करिए। मीडिया के सामने होनी चाहिए वो चर्चा, नौजवानों के सवालों का जवाब देना चाहिए, नौजवानों की आंखों में आंखें डाल के बोलने की हिम्मत दिखाएं प्रधानमंत्री। मैं मेरे सहयोगी आलोक शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि कुछ आगे की बात वो भी रखें। दुकानदारों की इस सरकार का एक ही मंत्र है, कैसे इवेंट्स दिखाए जाएं, तमाशा दिखाया जाए, हो रहा है नहीं हो रहा उससे हमको कोई मतलब नहीं, दिखना चाहिए हो रहा। रसोई में आवाजें आनी चाहिए बर्तनों की, कुछ बन रहा हो या नहीं बन रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है इस सरकार की असली नियत। तो सर उसी के लिए आप जो लोग पीड़ित हैं आज की तारीख में उनको रिलीफ मिला नहीं है, तो वो लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रोग्राम करना चाहते हैं? हम लोग यात्रा वो बीजेपी भी निकाली, आपने यात्रा भी निकाली, उसके बाद अभी आम आदमी की पार्टी चल रही है, पर अभी कांग्रेस 3rd नंबर पे चल रही है। आपके हिसाब से चल रही होगी, हम तो मन पे चल रहे हैं। इस पे तो आप मुझसे बात बहस कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा।
नंबर 1 पे आज कांग्रेस पार्टी चल रही है। प्रधानमंत्री खुद आके अपने वर्कर को डरा देते हैं कि साहब डरो समझो, कांग्रेस तो गांव-गांव घूम रही है, हमें मालूम है हम क्या करें, इसलिए इस बारे में मुझसे मत बहस कीजिए। और रही बात कांग्रेस इस पे क्या करेगी, जीतने दीजिए, फिर बताते हैं आपको और मोदी जी को भी कि सरकार कैसे चलाई जाए। उन्हें इतने साल हो गए, मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, सरकार कैसे चलाई जाती है न मुख्यमंत्री थे तब मालूम, न प्रधानमंत्री है तब मालूम। आइए राजस्थान, आइए छत्तीसगढ़, दिखाते हैं आपको कैसे सरकार चलाई जाती है, कैसे कोविड में काम हुआ। राजस्थान में जो कोविड प्रबंधन हुआ उसका तो पूरे विश्व ने सर्टिफिकेट दिया, मोदी जी तक को बोलना पड़ा कि ये कोविड में सबसे अच्छा प्रबंधन अशोक गहलोत की सरकार ने। तो आपका सवाल बहुत वाजिब है और सारे सवाल लोग कांग्रेस से ही इसलिए पूछते हैं क्योंकि उम्मीद ही सबको, आपको भी, कांग्रेस से ही है कि कांग्रेस ही कुछ कर सकती है। लेकिन साहब हम विपक्ष में हैं, सत्ता में आने दीजिए, दिखाएंगे इनको क्या क्या कर सकते हैं।